इन्फॉर्मेशन बाय एकेपी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 12th का ज्योग्राफी भूगोल लेके आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 का मॉडल पेपर सॉल्व है। यदि आप 19 प्लस लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, तनिक भी बीच में स्किप न कीजिएगा और आप शुरू से अंत तक देखिए, बने रहिएगा। और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें। तो 2024 के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज हल करा देंगे और आपके सामने। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए। तो फिर ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, हम चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में गंदी बस्तियों की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। अर्थात तो भारत में जो गंदी बस्तियां हैं, उन गंदी बस्तियों में से किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो हमारा उत्तर क्या है, देखिए कि भारत में गंदी बस्तियों का प्रमुख समस्याएं निम्नवत है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भूगोल हो या इतिहास हो, यानी कि हिस्ट्री या जियोग्राफी कोई भी हो, उन सब का अभी प्रश्न का उत्तर यदि आप दे रहे हैं और उस प्रश्न का उत्तर जो एक से अधिक है, तो आप उसमें सबसे पहले निम्नवत लगा सकते हैं हाईलाइट करने के लिए, कि जैसे कि भारत में गंदी बस्तियों के प्रमुख समस्याएं निम्नवत हैं। तब इसके बाद आप लिखेंगे, एक लिख के लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे जन सुविधाओं का अभाव, यानी जन सुविधाओं का अभाव। तब जन सुविधाओं के अभाव के हेडिंग में आप लिखेंगे कि गंदी बस्तियों में स्वच्छता, शुद्ध पर्यावरण, शुद्ध पेयजल, परिवहन, विद्युत आपूर्ति आदि समस्याओं को झेलना पड़ता है। ठीक, इन समस्याओं से क्या होता है, जूझना पड़ता है। उन स्थानों पर इन समस्याओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिसके कारण लोगों में वहाँ असंतुष्टि फैल जाती है। दूसरा, आवासीय समस्याएं। आवासीय समस्याओं में क्या होता है, देखिए कि गंदी बस्ती में लोग गंदे तथा छोटे छोटे कमरों में पशुओं की तरह रहने को विवश हो जाते हैं। जैसे आप शहर में देखेंगे तो वहीं जो होता है कि द्वार पे नाली गुजरी हुई होती है, जिसमें नाली में गंदे पानी जाते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता है। और छोटा सा रूम होता है, जिस रूम में पशुओं की तरह घिरे होते हैं। ठीक, छोटे से रूम में काफ़ी लोग रहते हैं, वो मजबूरी में रहते विवश हो जाते हैं। तो ये है इसका दूसरा। तो इसी का तीसरा क्या होगा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाओं का अभाव। गंदी बस्तियों में अधिक जनसंख्या तथा भीड़ भाड़ होने के कारण स्वास्थ्य तथा शिक्षा आदि की सेवाओं के लिए वहाँ के लोगों को उससे जूझना पड़ता है। गंदी बस्ती में क्या होता है कि अधिक भीड़ भाड़ होता है, जिसके कारण वहाँ स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, शिक्षा अच्छा नहीं होता है। तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए वहाँ के लोगों को अपने जीवन में, अपने लाइफ में उनको जूझना पड़ता है, तब जाके उनको मिलता है स्वास्थ्य और शिक्षा। तो ये है इस तीसरे प्रश्न, ये पहले प्रश्न का 3 कारण। ठीक, तो इस प्रकार ये हुआ पूरा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं। ठीक, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं। तो देखिए, उसका उत्तर क्या हो रहा है कि 1948 ईस्वी में विश्व व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए, यानी कि सन 1948 ईस्वी में क्या था कि जो व्यापार में बाधा आ रही थी, उन बाधाओं को दूर करने के लिए विश्व के कुछ देशों ने आपस में मिलकर एक गेट का जो है स्थापना किया। ठीक, उस गेट का नाम क्या रखा गया कि उस गेट का नाम रखा गया जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। उसका नाम रखा गया जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। तो जब इसका गठन किया गया सन 1948 ईस्वी में, तो आगे होता क्या, 1994 ईस्वी जब आया, तो 1994 ईस्वी में कुछ देशों ने व्यापार की उन्नति के लिए, इस व्यापार तो हो ही रही थी, तो उस व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, व्यापार के विकास के लिए, व्यापार के उन्नति के लिए एक और संस्था बनाने का जो है कि प्रस्ताव सामने रखा। तो जब एक और प्रस्ताव रखा सामने, तो होता क्या कि इस प्रस्ताव रखने के बाद जनवरी सन 1995 ईस्वी में, ठीक है, जनवरी सन 1995 ईस्वी में गेट को WTO विश्व व्यापार संगठन के रूप में बदल दिया गया। तब होता क्या, देखिए, जब 1995 आता है जनवरी, तो उसमें गेट को चेंज करके WTO रख दिया गया। तो WTO का हिंदी क्या हो रहा है कि विश्व व्यापार संगठन। तो WTO को जब वहाँ रख दिया गया,
तो अब WTO के कुछ कार्य भी निम्नवत हैं कि इस WTO में विश्व व्यापार संगठन में कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। तो इसमें कुछ कार्य हैं जो कि कार्य हमारा कहता है, देखिए कि विश्व व्यापार संगठन के मुख्य कार्य निम्नवत हैं। यानी कि विश्व व्यापार संगठन WTO के जो मुख्य कार्य हैं वो निम्नवत हैं, दिए गए हैं, इन्हीं नियमों का पालन करना था। जैसे पहला नियम क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवादों का निराकरण करना। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी विवाद था उन विवादों का निराकरण करना। दूसरा जो था वो सदस्य राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को पालन करने पर बाध्य करना। एवं तीसरा जो था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। एवं चौथा जो था वो था दूरसंचार, बैंकिंग तथा बौद्धिक अधिकार को इस व्यापार के साथ जोड़ना था। तो इसके जो ये चार दिए गए हैं, ये इस चार जो दिए गए चारों इसके क्या हैं, ये चारों इसके प्रमुख कार्य हैं। ठीक, देखिए ये प्रश्न ऐसा है जो लगभग हर वर्ष पूछता है। एनी वर्ष, कोई भी वर्ष हो, हर वर्ष इसको पूछता है। ठीक ना, तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये 99% आ सकता है। तो आप इसको किसी भी कारणवश किसी भी तरीके से न छोड़िएगा क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना, ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न जो है बहुत ज़रूरी है। आप इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये आपका 99% आ सकता है। ठीक, तो अगला देखिए क्या है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। ठीक ना, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि मानव विकास का मापन सूचकांक द्वारा किया जाता है। मानव में कितना विकास हुआ, कैसे विकास हुआ, तो इन सब का मापन जो होता है सूचकांक द्वारा किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की पहुंच के आधार पर देश का क्रम तैयार करता है। क्या करता है कि मानव विकास सूचकांक जो होता है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की पहुंच के आधार पर देश का क्रम तैयार करता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास की प्राप्तियों का मापन करता है। मानव विकास सूचकांक क्या करता है कि मानव विकास की प्राप्तियों का मापन करता है, मानव विकास सूचकांक। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर। तो दोस्तों ये भी जो क्वेश्चन है ना, ये भी वेरी टफ क्वेश्चन है। ये भी एनी वर्ष, एनी ईयर्स, हर कोई भी वर्ष हो, 99% इस भी प्रश्न को दोहराता है। जो एग्जामिनर रहता है इस प्रश्न को भी बार बार पूछता है। आप इसको भी ये ना सोचिएगा कि ये प्रश्न शायद न आए, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे। ये भी प्रश्न जो है 99% आने की संभावना है और जो है कि आ भी सकती है। तो दोस्तों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये जो प्रश्न होता है ना, ये इंटर में पूछता है और हाई स्कूल में पूछता है। इसीलिए ये क्वेश्चन को आप कमज़ोर मत समझिएगा मेरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप जम के रटिएगा। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व की किन्हीं 2 बागायती उपजों के नाम बताइए अथवा बागायती कृषि की इन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों ये जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर जो होगा, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो एक होगा। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा कि 2 क्वेश्चन दे दिया तो हम इसका आंसर कैसे दें। आप इस प्रकार से तरह मत सोचिए क्योंकि भले ही 2 प्रश्न सामने आपको दिखाई दे रहे हैं बट इनका उत्तर जो होगा मेरे दोस्तों एक है। ठीक, जैसे उत्तर क्या है देखिए कि बागायती कृषि। पहले आप ये जान लीजिए बागायती कृषि है क्या। तो रोपण कृषि को ही बागायती कृषि कहते हैं और बागायती कृषि को रोपण कृषि कहते हैं। तो ऐसी कृषि जिसमें पौधा का प्रयोग किया जाता हो लगाने के लिए, बीज का नहीं। जैसे कि इसका डिफिनेशन क्या है कि बागायती यानी कि रोपण कृषि से आशय उस कृषि से है जिसमें पौध लगाकर बागों से व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, अतः इसे बागायती कृषि भी कहा जाता है। जैसे में हो गया चाय, कॉफ़ी, रबड़, कोक, गन्ना तथा अनानास आदि। ये जो फसलें हैं इसी प्रकार उगाई जाती हैं जैसे कि बागों के माध्यम से। ठीक ना, तो इसमें क्या होता है कि बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है, इनमें इनके पेड़ों का ही प्रयोग किया जाता है। पेड़ को लगा दिया जाता है जो कि थोड़े दिनों बाद एक बाग के माध्यम से बाग के तरह तैयार हो जाते हैं। तो जिनमें
बाग के माध्यम से इनके फसलों को उगाया जाता है और फिर बेच दिया जाता है बाजार में। इसे कहते हैं बागाती कृषि, यानी कि बाग द्वारा उगाए जाने वाली कृषि जो होगी उसे हम कहेंगे बागाती कृषि। हम इस कृषि को कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये एक रोपण कृषि भी है, ठीक ना। तो रोपण कृषि और बागाती कृषि दोनों का अर्थ जो होगा दोस्त एक होगा, ठीक ना। तो आप इसको इस प्रकार से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंकीय विभाजन क्या है, ठीक ना। अंकीय विभाजन क्या है, तो उत्तर क्या है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर को ज्ञात करने तथा मापने की प्रक्रिया को अंकीय विभाजन कहते हैं। अर्थात विकसित और विकासशील देशों के बीच सूचना तथा प्रसारण प्रौद्योगिकी की का अंतर ही अंकीय विभाजन कहलाता है। अर्थात ये कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अंतर को ज्ञात करने तथा मापने की प्रक्रिया जो होती है उसी प्रक्रिया को हुई अंकीय विभाजन कहा जाता है। अर्थात आपके समझने के लिए जैसे मान लीजिए कि विकसित और विकासशील देश हैं, इन दोनों देशों के बीच जो सूचना है तथा प्रसारण प्रौद्योगिकी है, इनके अंतर को ही अंकीय विभाजन कहा जाता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो रहा इस प्रकार से है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच सूचना तथा प्रसारण प्रौद्योगिकी के अंतर को ही क्या कहते हैं, अंतर को ही अंकीय विभाजन कहा जाता है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकीर्ण बस्ती को परिभाषित कीजिए, ठीक ना। कि प्रकीर्ण बस्ती किसे कहते हैं, उस बस्ती को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, इस बस्ती में घरों की संख्या एक या कुछ घरों तक ही सीमित होती है, ठीक ना। ऐसे अधिवास दूर दूर तक बिखरे या छितराए होते हैं। इस प्रकार के अधिवास प्रधानतः पर्वतीय ढाल पठार की कटी फटी भूमि, अनुपजाऊ तटीय भूमि तथा बड़े बड़े फार्म आदिवासी क्षेत्रों पे मिलते हैं। इसके कहने का अर्थ है दोस्तों कि ये प्रकीर्ण बस्ती किसे कहते हैं, इस बस्ती में जो घरों की संख्या होती है एकाक दो ही रहती है, या तो जब घर होते भी हैं तो बहुत दूर दूर घर होते हैं, छितराए हुए होते हैं, ठीक, बहुत दूर दूर पाए जाते हैं। तो जो जहाँ पे घर छितराए हुए होते हैं, दूर दूर पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं प्रकीर्ण बस्ती। और ऐसी बस्ती इस स्थान पे होती है जहाँ पे कोई भूमि उपजाऊ भूमि नहीं होती, अनुपजाऊ भूमि पर होती है, कटी फटी स्थानों पे होती है, पठारों पे होती है, पर्वतों पे होती है, यानी ऐसी जो बस्ती होती है अच्छे स्थान पे नहीं पाई जाती, ठीक ना। जहाँ का स्थान अच्छा नहीं होता उस स्थान पे इस प्रकार की जो है कि बस्ती पाई जाती है प्रकीर्ण बस्ती। जहाँ की छितराई हुई बस्ती होती है उसी बस्ती को दोस्तों कहते हैं प्रकीर्ण बस्ती, यानी छितराई हुई बस्ती को प्रकीर्ण बस्ती, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, ठीक। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है, तो इसका उत्तर देखिए क्या है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता, इन चार महानगरों को जोड़ने वाली 4 से 6 लेने वाली महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है, ठीक ना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का अर्थ ये नहीं कि सोना से रिलेटेड है, ठीक ना। बहुत सारे दोस्त भाई ऐसे होंगे जो कि स्वर्णिम का अर्थ समझेंगे सोना। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूँ तो स्वर्णिम का अर्थ सोना मत समझिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये कहा गया कि 4 महानगरों को जोड़ने वाले जो राजमार्ग हैं उन्हीं राजमार्ग को कहा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज, यानी कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता, इन 4 महानगर को जो जोड़ता है रास्ता, ठीक ना, जो रोड या जो 4 से 6 लेन जोड़ता है इनको, उन्हीं जोड़ने वाले राजमार्ग को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा गया, ठीक। तो इसका आंसर इस प्रकार। अगला आंसर प्रश्न नंबर 8 का आप देखिए। हमारा अगला सवाल क्या है कि पत्तन और पोताश्रय में अंतर बताइए। तो दोस्तों पत्तन और पोताश्रय में अंतर क्या है, देखिए कि पत्तन जो है सागर का वह स्थल है, पत्तन जो है सागर तट का सागर किनारे का वह स्थल है जहाँ जाकर जलयान रुकते हैं, तथा पोताश्रय वह स्थल है जहाँ जलयान सुरक्षित रहते हैं तथा माल
उतारते और चढ़ाते हैं, ठीक ना। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे ट्रेन का होता है स्टेशन, तो ट्रेन का एक निश्चित स्टेशन होता है, तो वह जहाँ रुकती है जिस स्टेशन पे उसे हम कहते हैं प्लेटफार्म, ठीक ना। उसी प्रकार दोस्तों होता है जलयान का जो है कि प्लेटफार्म, एक हिसाब से समझिए तो जो जलयान का प्लेटफार्म होता है उसको हम प्लेटफार्म नहीं, उसको हम पत्तन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। जहाँ पर जलयान रुकती है उसे हम पत्तन के नाम से जानते हैं। और जहाँ पर जलयान क्या करती है कि रुकती है रात में, पूरे पूरे रात भर रहती है जिस स्थान पे जलयान, या दिन में जहाँ पे जलयान रहती है और वहीं पे माल उतारती है और चढ़ाती है, ठीक ना। तो उस स्थान को हम कहते हैं पोताश्रय, यानी कि पोता, उसको जलयान के रहने का स्थान जो है उस स्थान को हम कहेंगे पोताश्रय, ठीक। और जैसे कि जहाँ वो कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए रुकती है उसको कहेंगे हम पत्तन, ठीक ना। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पोताश्रय, पोता यानी कि जलयान, और पोता पोतधन आश्रय, ठीक ना। पोता के रुकने का जो स्थान है वही है पोताश्रय, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है, ठीक ना। अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है, तो वायुमंडल में जहरीली गैस, राख तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का होना अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। जब वायुमंडल में जहरीली गैस, राख तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होने लगती है तो क्या होता है कि अम्ल वर्षा होने लगता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, वायुमंडल में जहरीली गैस, राख तथा कार्बन डाइऑक्साइड होना ही अम्ल वर्षा का कारण है। नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर आखिरी, ये क्या कह रहा है कि डंप करना किसे कहा जाता है, ठीक ना। क्या डंप करना किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, किसी देश द्वारा अलग अलग मूल्य पर, किसी देश द्वारा अलग अलग मूल्य पर एक ही वस्तु को दो देशों में बेचने की प्रथा को डंप करना कहा जाता है। क्या, मान लीजिए जैसे कि कोई देश है, ठीक ना, तो किसी देश द्वारा अलग अलग मूल्य पर एक ही वस्तु को बेचने की प्रथा को डंप कहा जाता है, ठीक ना। तो क्या है, डंप इसी को कहा जाता है कि एक देश किसी भी देशों के द्वारा एक ही वस्तु को अलग अलग मूल्यों पर बेचने की प्रथा को डंप कहा जाता है। तो यहीं पे एक क्वेश्चन का आंसर जो हुआ पूरा हुआ, और यहीं पे एक क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये 2024 को बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, यही प्रश्न आपसे पूछेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए, रट लीजिए, ताकि आपसे नंबर न छीन सके कोई। तो दोस्तों, अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पढ़ते रहें। तो फिर ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट डे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो लेके और एक न्यू वीडियो लेके। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए एक नई नई वीडियो देते रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में अच्छे नंबर उठे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।